नमस्कार। आज भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है और इसी कड़ी में आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन के रीशेप होने की बात सामने आती है तो भारत के पास एक बड़ा मौका मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से विकसित भारत की एक बहुत बड़ी आधार की जो क्षमता है वो भी मजबूत होती है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर के आधार पर हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर की। ये कहा पीएम मोदी ने बजट पश्चात वेबिनार सीरीज के दूसरे वेबिनार में। किस तरह से ये लगातार मजबूत आर्थिक विकास की सोच को कार्यशैली का हिस्सा बनाता है, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री ने बजट बाद आयोजित दूसरे वेबिनार में हिस्सा लिया। विषय भी काफी अहम रहा, आर्थिक विकास को बनाए रखना और उसे और मजबूत करना। वेबिनार में विभिन्न इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कुल 10,000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रीशेप लेती हुई ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बेहद अहम है। थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास को निरंतर मजबूती देनी है। देश को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने, क्वालिटी पर जोर देने, निवेश को बढ़ाने और वैश्विक जरूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। साथ ही रिसर्च को हर स्तर पर बढ़ावा देना होगा, ये भी कहा। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा। नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया। अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी। तो आर्थिक विकास न केवल लगातार बना रहे बल्कि मजबूत भी हो, इसी पर प्रधानमंत्री का फोकस रहा और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं नालंदा विश्वविद्यालय, और दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ संपादक हैं इकोनॉमिक टाइम्स की। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सचिन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि हमारी जो मजबूत इकोनॉमी है पूरे विश्व में उम्मीद की एक किरण है और बहुत बड़ा मौका भी है, जबकि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो रीशेप इस वक्त हो रही हैं। किस तरह का ये मौका है और किस तरह से इस मौके का जो अवसर है वो जो है लाभ उठाया जा सकता है, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें ओनरशिप लेने की बात कही। बिल्कुल सही है और ये कई वर्षों से महसूस किया जा रहा था। प्रधानमंत्री ने आज जोर देकर के इस बात पे कहा। पिछले 3 बजट में आपने देखा होगा, लगातार वित्त मंत्री ने कहा कि R&D प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बढ़ना चाहिए। जिस कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जिस प्रतिस्पर्धिक विश्व की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो R&D में इन्वेस्ट करें और उसके लिए उनका कॉम्पिटिटिव होना और उस कॉम्पिटिटिवनेस के लिए उनका R&D होना आवश्यक है। सरकार ने कई तरह के इंसेंटिव दिए। आपको याद होगा
2024-25 के बजट में 1 लाख करोड़ का हमने एक बजट का प्रावधान वित्त मंत्री ने रखा था। गत वर्ष उसमें और इजाफा किया गया, उसको कुछ टैक्स इंसेंटिव से भी जोड़ा गया, लेकिन परिणाम कोई ठोस रूप से साबित नहीं हुआ। इस वक्त इस बजट में आपने देखा कि सरकार ने 5 बड़े क्षेत्रों में R&D को बढ़ावा दिया, चाहे बायोफार्मास्यूटिकल हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे नई टेक्नोलॉजीज का फाइनेंस में जुड़ने की बात हो। कई तरह के इन क्षेत्रों के ऊपर लगातार जोर देने के बाद अब सामने आ रहा है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कनेक्टिविटी थी, जो R&D इंसेंटिव सरकार की तरफ से जो कार्य हो सकते थे, वो पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किए हैं। कई साइकिल्स भी इस समय बिजनेस की आई। आपने देखा रिसेशन का एक फेज हम उससे उबर करके आए, कोविड के फेज में से हम निकल करके आए, और पोस्ट कोविड जो रिसेशन वर्ल्ड में हुआ इन्फ्लेशन के तुरंत बाद, भारत ने उसको भी पूरी साहस के साथ उसका सामना किया और आज इकोनॉमी एक बूम पर है। विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। हम देख रहे हैं कि जिस तीसरे स्थान पे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बिना प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के, बिना प्राइवेट सेक्टर के R&D के, ये संभव नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ आप इन्वेस्ट करें, आत्मविश्वास के साथ आप R&D करें और आत्मविश्वास के साथ आप एक्सपोर्ट करें, तो जो बिल्डिंग की बात है, जो प्रोडक्शन की बात है, जो एक्सपोर्ट की बात है, वो लगातार सारे क्षेत्रों में एक नया अवसर हमारे उद्योग को देगी। तो ये आवश्यक है कि ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। पीएम मोदी ने कतर के अमीर एच शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है। उन्होंने कतर पर हुए हमलों की निंदा की और कतर में भारतीय समुदाय के सपोर्ट और देखभाल के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सहायता और देखभाल के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया है। और अगर पिछले 48 घंटों की बात करते हैं तो पीएम मोदी ने कई देशों के प्रमुखों से बात की है। खाड़ी देशों के कई प्रमुखों से उन्होंने बात की है, जिनमें UAE, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कई देशों के शीर्ष नेतृत्व से बात की है और कतर पर हुए हमलों की निंदा की है और विशेष तौर से भारतीय समुदाय की सहायता और देखभाल के लिए कतर के अमीर को प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है। पिछले 48 घंटे में खाड़ी देशों के कई प्रमुखों से प्रधानमंत्री ने बात की है। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, लगातार प्रधानमंत्री जो है खाड़ी देशों के जो प्रमुख हैं उनसे बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में कतर के अमीर से बात करना कितना अहम हो जाता है, विशेष तौर पर जो वहाँ पर भारतीय हैं उनकी कुशल क्षेम के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रमा है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक सक्रिय भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। फोन कूटनीति के जरिए वो लगातार संपर्क में है और एक साफ संकेत प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से कि क्षेत्रीय स्थिरता भारत की प्राथमिकता है इस वक्त। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की जो एक संतुलित विदेश नीति रही है, विशेष तौर से पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10-11 वर्षों में, उसका भी एक उदाहरण है। और भारत किसी पक्ष में नहीं खड़ा है, बल्कि शांति के, स्थिरता के पक्ष में भारत इस वक्त खड़ा नजर आ रहा है और बहुत सक्रियता से उसके लिए प्रयास भी कर रहा है। इसके साथ एक ये भी संदेश जा रहा है रमा कि भारत की क्षेत्रीय घटनाओं पर पीएम मोदी की बहुत करीबी नजर बनी हुई है। हमने देखा कि तमाम राष्ट्रों के नाम आपने गिनाए, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, इजराइल हो, सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो। आज थोड़ी देर पहले जब कतर के अमीर से उनकी बातचीत हुई तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने खासतौर से इस बात की उनकी तरफ से निंदा की गई, बिना उकसावे के कार्रवाई जिन देशों के खिलाफ की गई है। तो साथ ही साथ एक बड़ा मकसद ये भी था कि जो भारतवंशी इन देशों में रहते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, भारत के हितों की एक तरह से उसकी परवाह की जा सके। और तमाम राष्ट्र प्रमुखों को उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद भी दिया उनका ध्यान रखने के लिए। और रमा, देखिए, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जिनके राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की एक बहुत मजबूत दोस्ती है।
एक अलग सी केमिस्ट्री हमने देखा बीते वर्षों में जब भी उनके साथ मुलाकात हुई है। इसके साथ साथ अब कह सकते हैं कि क्योंकि खाड़ी देशों में एक बड़ी आबादी है जिसमें जहां भारतवंशी हर एक मुल्क में आपको मिल जाएंगे और उनके कुशल क्षेम की प्रधानमंत्री लगातार न सिर्फ चिंता कर रहे हैं, उसके लिए वो एक तरह से पर्सनल रिक्वेस्ट भी पीएम मोदी को पीएम मोदी लगातार उन राष्ट्र प्रमुखों से कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब एक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक तरह का रिक्वेस्ट जाता है भारतवंशियों का ख्याल रखने का, तो जाहिर तौर पर इसी तरह से वहां का भी नेतृत्व अपने मातहत लोगों को एक्टिवेट करता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है रमा कि भारत के जो आर्थिक हित है, ऊर्जा से जुड़े हुए हित हैं, वो जरूर इसकी वजह से उस पर असर पड़ता है। तो उस लिहाज से भी किस तरह का सहयोग समन्वय बनाया जा सकता है, आगे की रणनीति किस तरह की हो सकती है, जाहिर तौर पर भारत लगातार और आप कह सकते हैं कि बड़े ही पुरजोर शब्दों में स्ट्रांगली इस बात को दुनिया के मंचों पर रख रहा है कि अगर किसी जलडमरू मस्जिद से अगर रास्ता रोका जाता है ऊर्जा आपूर्ति का, यदि इस तरह का तनाव बना रहता है तो पूरी दुनिया के लिए इसके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। तो इसके लिए हर संभव उपाय होना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, राजनयिक और जो डायलॉग के प्रयास है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो बहुत प्रोएक्टिव कदम प्रधानमंत्री मोदी का भारत का रमा, बेहद अहम कदम लगातार। बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपशिखा जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री जब कहते हैं बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब एक्सपोर्ट मोर, उस पर उन्होंने ख़ास तौर पर फोकस किया कि अब निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। कितना बड़ा ये संकेत है और इसके साथ ही इसे तमाम क्षेत्र जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कितना फ़ायदा मिलने वाला है। धन्यवाद रमा। अगर आप प्रधानमंत्री का आज का भाषण देखें तो जो जोर दिया गया है वो है जो बजट में अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन, जोर दिया गया है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का, जो निजी क्षेत्र है हमारा जो उद्योग जगत है उसका, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। और ये 3 जरूरी हैं क्योंकि अगर हमारी जो बाजार हमारे लिए खुल रहे हैं, हमने पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड का फ्रेमवर्क तय हो गया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हो गया है, तो ये नए बाजार जो हमारे लिए खुल रहे हैं और ये हमारे सबसे बड़े मार्केट्स हैं। अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील जो है उस पर बातचीत चल रही है। तो हमारे जो निर्यात के क्षेत्र थे उनके लिए ये सबसे बड़े बाजार थे, और अब जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं तो इन बाजार में हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपनी पैठ कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव बनना होगा निर्यात क्षेत्र को, और क्वालिटी पे खास तौर से जोर दिया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र खास तौर से उसका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए हैं
पिछले सालों में PLI लाया गया, कॉर्पोरेट क्षेत्र को कर में छूट राहत दी गई। तो उसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बहुत सारे कदम उठाए गए, डीरेगुलेशन किया जा रहा है, राज्यों तक से बातचीत की जा रही है कि आप कितना आसान बना सकते हैं व्यवसाय को करना। तो उसके अलावा जो है तो कोशिश ये है और जोर ये है कि निर्यात क्षेत्र जो है उस पे कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कितना किस हद तक बढ़ सकता है और वो क्या कुछ कर सकते हैं इस पूरे एम्फसिस जो बजट के भी अनाउंसमेंट्स हुए हैं इसके तहत। बिल्कुल सचिन जी, यही हम आपसे भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ FTA किए गए हैं और एक ये भी बड़ा मौका है भारत के पास, और इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो दूसरे विश्व की जो नीड्स हैं, जहां पर्टिकुलर हम काम करना चाहते हैं या जिस देश के लिए निर्यात करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वहाँ की ज़रूरतों को समझें और उसे किस तरह से कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से बनाया जा सकता है इसको भी समझें। इसके लिए नवाचार और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है, रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए जो बजट के प्रावधान है वो क्या कहते हैं और किस तरह से इस पर फोकस करना, जब तक अवसरों से लाभ उठाने की हम बात कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। आप पूछा रमा जी आपने, अगर हम देखें WTO के अंतर्गत और इवन अदरवाइज हमने 2021 के बाद में करीब 12 नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कैटेगरीज में किए हैं और उन सभी में सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जिनको हम SPS मेजर्स कहते हैं या टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड TBT कहते हैं, तो SPS और TBT दोनों मेजर्स में गुणवत्ता जो हमारे उत्पादन की है वो अत्यंत आवश्यक है और उस गुणवत्ता के आधार पर न सिर्फ हम अपनी जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो तय हो पाती है और उसी के आधार पर इंपोर्ट होता है। तो अगर हाई क्वांटम में हमको एक्सपोर्ट करना है तो ये आवश्यक है कि हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हों और क्वालिटी वाले हों। क्वालिटी के लिए रिसर्च की और जो हमारे प्रोडक्शन की क्षमता है दोनों की अत्यंत आवश्यकता है। सरकार ने, जैसा दीपिका जी ने बिल्कुल सही कहा, PLI के माध्यम से क्वांटिटी को तो अचीव करने का रास्ता दिखा दिया, लेकिन बिजनेस को खुद ही टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। और ये सिर्फ रमा जी ऐसा नहीं है कि बिजनेस को कहा जा रहा है, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं नई एजुकेशन पॉलिसी में उनको भी कहा जा रहा है कि आप रिसर्च की तरफ ध्यान दें, आप उद्योगों के साथ जुड़ें। और ये दोनों तरफ से जो जुड़ाव का काम हो रहा है, उद्योग को भी और एकेडमिक्स को। आपको याद होगा 2023 में अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की गई थी, तो जिसमें यूनिवर्सिटीज को कहा गया कि आप विद्यार्थियों को उद्योग के पास भेजें और उद्योग को कहा गया कि आप अप्रेंटिसशिप के लिए उन लोगों को साथ में लें। तो ये दोनों तरफ से सरकार के प्रयास हो रहे हैं। जो आवश्यक ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकों के साथ जो उसको लिंक करने की बात है, जो फंड्स और स्पेसिफिक डेडिकेटेड R&D इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात है, चारों बातें हुई हैं। अभी हमने पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF बनाया है। ANRF की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उद्योगों के साथ जुड़ने की है, जो वो कर भी रहे हैं। तो अब ऐसे में आवश्यकता यह है कि उद्योग इस बात को समझें और वो टेक्नोलॉजी को ऐसे समय में इंतजार न करें कि पेटेंट समाप्त होगा, 20 साल के बाद हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर लेंगे, या हम IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन कर लेंगे। वो हो नहीं सकता। जैसा अभी कहा गया कि FTA के माध्यम से EU का मार्केट खुला है, US का मार्केट में इजाफा हुआ है, और साथ ही अब हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे देश जहां पर की जटिलता थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनके साथ हमने FTA किए हैं। नए बाजार तैयार हो रहे हैं जहां उन देशों का एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे अफ्रीका में हमने किया, वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं UAE से बात शुरू हुई, अब GCC के साथ संधि की चर्चा चल रही है। तो रमा जी, इन सारे देशों के अंदर बाकी विश्व के देश भी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए यह आवश्यक है कि उद्योग R&D की तरफ, रिसर्च की तरफ ध्यान दें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दें, और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मविश्वास के साथ निवेश करें। तो ये आत्मविश्वास तभी हो सकता है जब उनको अपनी प्रोडक्शन की गुणवत्ता के अंदर विश्वास हो।
बिल्कुल, गुणवत्ता बेहद ज़रूरी है। दीपशिखा जी, प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से जिक्र किया कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स की बात हो, एमएसएमईज़ की बात हो या छोटे शहरों की बात हो या प्लान्ड सिटीज़ की बात हो, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और ये जो कनेक्शन है ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम विकास की बात करते हैं और जो आधारभूत नियम हैं उन्हें ज़मीन पर उतारने की बात करते हैं। बिल्कुल रमा, आप देखिए कि भारत में अगर हम चुनौतियों को देखें तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जो युवा कॉलेजों से निकल रहे हैं उनके लिए रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए। उसके लिए निजी क्षेत्र में निवेश होना बहुत जरूरी है। तो निवेश के लिए वो सारी जो कंडीशंस हैं वो तैयार की गई, अलग तरीके के जो हैं रियायतें दी गई, कर में रियायत दी गई, सब्सिडीज पीएलआई के तहत दी गई, अलग अलग क्षेत्रों के लिए टारगेटेड मेजर्स किए गए, व्यवसाय जगत के लिए और आसान कितना किया जा सकता है उनके लिए व्यवसाय करना, स्टार्टअप के लिए काम किया गया। और ये सारे व्यवसाय का जो इकोसिस्टम है इसको जब तैयार किया गया तो ये देखा गया कि आपके लिए सबसे जो चुनौती है उद्योग जगत के लिए और खास तौर से हमारे निर्यात क्षेत्र के लिए जहां पर वो मात खाते हैं दूसरे देशों में, वो है कॉम्पिटिटिवनेस की। और एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो उसमें होता है लॉजिस्टिक्स का, तो उसे किस तरह से आसान किया जाए, वो आधारभूत ढांचा जो हमारे उद्योग जगत की विकास है उसको सपोर्ट कर सके, और ना सिर्फ उद्योग जगत को बल्कि जो सिटीजन्स हैं इस देश के, जो नागरिक हैं, उनकी लाइफ को और कितना आसान किया जा सके। तो ईज ऑफ लिविंग एक तरफ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों तरफ दूसरी तरफ है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कम करने हैं। उसके खास तौर से जो अर्बनाइजेशन हुआ है, अर्बन क्लस्टर्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना है जो उस अर्बनाइजेशन को सपोर्ट कर सके। तो आज का जो भाषण है इसमें ये सारे जो मुद्दे हैं उन पर प्रधानमंत्री ने बहुत एम्फसाइज किया है, और ये उम्मीद की जाती है कि उद्योग जगत जो है, निजी क्षेत्र जो है, जब सरकार जो है सारे ब्लॉक्स जो है पजल्स के उनको एक के बाद एक जो है उनको लगा रही है, तैयार कर रही है उनके लिए पूरा ग्राउंड, तो उनको वो आगे आए, निवेश करें, और निवेश ही नहीं क्वालिटी प्रोडक्शन पर ध्यान दें। बिल्कुल, क्वालिटी पे खास जोर दिया है। चर्चा हम जारी रखेंगे, वहां जा सके। बिल्कुल, चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सचिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने आज ये भी बताया कि बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए एक रिकॉर्ड प्रोविज़न किया गया है, प्रस्ताव किया गया है, लेकिन बेहद ज़रूरी है इसके लिए कि जो इंडस्ट्री है या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं और सबसे बड़ी बात है जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें अपना योगदान दें। उनका इसमें इन्वॉल्व होना बेहद ज़रूरी है ज़मीन पर उतारने की जब बात आती है और एक बड़े इकोसिस्टम को बनाने की बात आती है। बिल्कुल सही कहा रमा जी, और ये मैं समझता हूं कि जो योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कई राज्यों की सहभागिता आवश्यक है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की बात हुई, तो रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर कई राज्यों से निकलेगा। कई तरह के औद्योगिक पार्क की बार बार चर्चा हो रही है, तो राज्य सरकारों की भूमिका अपने अपने क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज आवश्यक हैं, सर्टिफिकेशन की जो व्यवस्थाएं आवश्यक हैं उसके लिए, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए जो मेजर्स हैं उसके लिए, और एक्सपोर्ट्स के इंसेंटिवाइजेशन के लिए क्या होता है, जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश है, बाकी राज्य हैं जिनको समुद्री किनारा नहीं है,
तो वो अपना एक्सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र के खाते में चला जाएगा या गुजरात के खाते में चला जाएगा। कुछ अगर छत्तीसगढ़ से है तो उड़ीसा में चला जाएगा। तो ये राज्यों में इन राज्य सरकारों को आवश्यक है कि वो अपने एक्सपोर्ट को खुद इंसेंटिवाइज करें, जिससे लोग वहीं रजिस्ट्रेशन करके फिर महाराष्ट्र में जाएं या पास के समुद्री जहां से एक्सेस है वहां उनको लेकर के जाएं। तो ऐसे ड्राई पोर्ट्स बनाने की आवश्यकता है, जिन ड्राई पोर्ट से हम रजिस्ट्रेशन लेकर के ट्रेड को आगे बढ़ा सकें। तो राज्य सरकारों की भूमिका एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत है। अभी कई लैंड लॉक्ड राज्यों ने इन एक्सपोर्टर्स को, निर्यातकों को अपने हाल पे छोड़ दिया है, और वो उत्पादक जो हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में हैं, केले का उत्पादन कर रहे हैं या बाकी कृषि के उत्पादनों का जो निर्यात हो रहा है इन राज्यों से, वो दूसरे राज्यों के खाते में जाता है। तो ये एक कलेक्टिव ओनरशिप की प्रधानमंत्री ने बात कही और ये भी कहा कि ये केवल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म ना बन जाए, बल्कि इस पर काम होना चाहिए और एक कलेक्टिव ओनरशिप जिसे कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही बजट जो है एक फ्रेमवर्क दे चुका है, मोमेंटम अब बनाने की ज़रूरत है जिसमें सभी को शामिल होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, बहुत शुक्रिया दीपशिखा जी आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।